जी आंसर आ गया है इसका। ठीक है, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? कोशिका। ठीक है, किसी को इंग्लिश वालों को दिक्कत है तो बता देना, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि समान गुण वाले एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, मीनिंग के स्ट्रक्चर सेम होंगे एंड जो फंक्शन सेम होंगे और बहुत सारी सेल्स होंगी, तो उसको क्या कहेंगे हम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। बहुत बढ़िया नीरज जी, राजेश जी। टिश्यू कहेंगे, ये हमने कल ही सर पढ़ा था आपने कुछ। स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है क्या? हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट कर रखा है मैंने। सर मेरे में नहीं हो रहा है शो, हो सकता है कि मैं लेफ्ट करके वापस करती हूँ। MDYA के नाम से 2 ID हैं। हाँ जी सर, मेरे में MDYA शो के नहीं नाम हो से रही है। एक में होगी, एक में नहीं होगी। ओके ओके, मैं लेफ्ट करती हूँ फिर देखती हूँ। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका नेक्स्ट। लिख दीजिए। नेक्स्ट है कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, मीनिंग की हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कल ही पढ़ाया था मैंने आपको। पेपर में हमारे एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। मैंने तो कुछ ज्यादा ही बता दिया आप लोगों को, इतने एडवांस भी क्वेश्चन नहीं आते हमारे पेपर में। लेकिन क्योंकि आप को योगा थेरेपी भी पढ़नी है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में। बहुत बढ़िया है। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, 4 बोल रहे, ऑप्शन नंबर बी। बी आएगा इसका। ठीक है, 2। 4 होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया रे, वर्षा ने तो टाइप ही कर दिया है। उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे सर। दो या दो से अधिक तरह के उत्तक एक साथ मिलकर बनाते हैं। अंग होता है ऑर्गन, संस्थान को बोलते हैं सिस्टम, और कोशिका सेल। मीनिंग कि जब दो या दो से ज्यादा टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? वेरी गुड, मैसेज काफी अच्छे आ रहे हैं, रश्मि जी, गोपाल जी, नीरज जी। ए बिल्कुल सही है कि ऑर्गन का निर्माण करते हैं बहुत सारे टिश्यूज मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी करेंगे कि निम्न में से कौन सा उत्तक का भेद है? इसको सभी सोल्व करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपको ना, क्योंकि नीचे आंसर आ जा रहा है। इसको आप सोल्व करेंगे, कौन सा उत्तक का भेद है? कि उपकला यानी कि इपिथेलियल टिश्यू, या फिर कनेक्टिव टिश्यू, या मस्कुलर टिश्यू, या फिर नर्वस टिश्यू, और ये है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अनीता जी आपने ए बोला है। नहीं, अच्छा पहले वाला मैसेज सर, ठीक है। रोशनी जी आप भी बोल रहे हो, जरा माइक खोल के बताइए क्यों? डी नहीं, डी राहुल। जी क्या मेरा नाम वो है सर? मैंने तो डी डी ही। टाइप किया है। वो हिंदी में रोहिणी। थोड़ा सा मुझे। रोहिणी हाँ है जी, एक। रोहिणी ने बी लिखा है, और कौन है रोहिणी? हाँ जी, हाँ जी। सर वो एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा मैं वो देखने में भी था, तो डी ही है, सारे हैं। ठीक है, वेरी गुड, एपिथेलियल, बहुत बढ़िया, डी। नर्वस टिश्यू और मस्कुलर जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, स्क्रीनिंग की दिक्कत आ रही है। आप अपनी साइड से जूम कर लीजिए। अरे दिक्कत गड़बड़ हो रही है, क्या करूं, इस बुक में है ही ऐसे। रुको, चलिए आपके सामने आ ही चुका, आप सोल्व कीजिए। इसके शरीर के विभिन्न अंग एक साथ सम्मिलित होकर इनमें से क्या निर्माण करते हैं? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में इस टाइप के, सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मानव शरीर में संस्थानों की संख्या है। ये बड़ा डाउट का क्वेश्चन रहता है, हमेशा से ही रहा है और हमेशा ही रहेगा। क्योंकि इसके आंसर 2-3 है।
लेकिन जो ज्यादातर प्रचलित है हम उसको मानेंगे। जो ज्यादातर प्रचलित है 11, जिन्होंने 11 किया है वो सही है। वैसे तो 12 भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उस दिन लिखवाए थे आपको 12 के 12 सिस्टम, लेकिन जो ज्यादा प्रचलित है वो 11 प्रचलित है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। और आज कई चीजें आपको जो मैंने पढ़ाई नहीं है ना, वो कई चीजें मैं आपको आज क्विज के थ्रू कंप्लीट कराऊंगा। आप पूरे एक्टिव रहना, जब मैं बाद में जो कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा ना वहां, वो बड़े काम के होगा आपके लिए। वो शायद मैंने क्लास में भी नहीं कराया हो, तो उन चीजों को आप लिख भी लेना। ये बुक तो मैं आपको भेज दूंगा, बाद में देख सकते हो चाहे तो। इसको सोल्व करेंगे। त्वचीय संस्थान में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? त्वचीय बोलते हैं कि जो स्किन से रिलेटेड है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्किन से रिलेटेड जो सिस्टम होता है उसको इंगुमेंट। हाँ, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कि सभी चीजें होती है उसमें, स्किन भी होती हैं, हेयर्स भी होते हैं, नेल्स भी होते हैं, ग्लैंड्स भी होती हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। निम्न में से कौन सा तंत्र अंतरंगों को आच्छित करता है? मतलब कि बताया था ना कि जो अंदर के अंगों को जो ढक के रखता है उसको क्या बोलते हैं? हैं? अंतरंगों को आच्छित करता है। कवरिंग कवरिंग। अच्छा वही है, ठीक। आच्छित का मतलब ढकना, ढकना करना। मैंने टिश्यू से लगा दिया था। आच्छादित। आच्छादित करना। अच्छा, यहीं पे मैं अगर टिश्यू की बात कर देता हूं तो क्या आंसर आएगा? और मैं ऑप्शन देता हूं आपको, ठीक है? यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूं आपको। बताइए, यहाँ पे तंत्र बोल दिया, अब यहाँ पे मैं तंत्र हटा करके मैं टिश्यू रख देता हूँ उत्तक। और ऑप्शन ए में रख देता हूं मैं उपकला उत्तक यानी इपिथेलियल टिश्यू। ऑप्शन बी में रख देता हूँ कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन सी में मैं रख देता हूँ कनेक्टिव के बाद में मस्कुलर। और ऑप्शन जो डी में रख देता हूँ नर्वस। मैसेज करो अब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नेमी चंद जी, प्रेरणा जी। यही तो मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से, क्योंकि ये तो मैंने डेफिनेशन प्रेजेंटेशन में भी पढ़ाया था आपको कि अंदर की अंग। आप चलो एग्जाम्पल में मैसेज कीजिए, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उसमें। नेमीचंद जी माइक खोल के बताइए। अच्छा नहीं पता? मीनाक्षी जी बताएंगी। मीनाक्षी तो फेवरेट टॉपिक है इनका। तुक्का लगा के मार देखो, मैं बताऊं नहीं पता तो। देखो क्या पढ़ा था हमने। मोबाइल बिजी हो जा रहा है बार बार। रिपीट कर दो। हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि खोखल यानी कि अंदर के अंगों में, अंदर के अंग मतलब कि उपकला टिश्यू को सामान्य रूप से याद करने का तरीका देखो कि जो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, खोखली जगह में ज्यादातर पाया जाता है। अब अपना दिमाग चलाओ कि खोखली जगह कहाँ है। जैसे कि इंटेस्टाइन। भैया कल आपने बताया था गर्भाशय, गुहा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन। ये सब बताया वेरी था। गुड, बहुत बढ़िया। देखो इंटेस्टाइन वो खोखली जगह है, वहां पे आहार जाता है, बाहर निकलता है वेस्टेज। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक जो खोखला है वहां पे कौन सा टिश्यू होता है? इपिथेलियल टिश्यू होता है। वेरी गुड। समझ समझ के करोगे ना, फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। रट्टा कब तक मारोगे? और इतने सारे हमारे टॉपिक से कितनों का रट्टा मारोगे आप? निम्न में से कौन सा तंत्र मानव शरीर को आकृति प्रदान करता है? वेरी गुड मीनाक्षी जी, मनोज जी, रोहिणी जी। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। एडवांस क्वेश्चन में बाद में मैं खुद पूछूंगा डायरेक्ट स्क्रीन पे आके। अभी हम किताब के क्वेश्चन चलने देते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
एक आप ध्यान रखिए, इस टाइप की बुक्स मैंने ग्रुप में भेज रखी है। अगर आपको जेआरएफ एग्जाम क्लियर करना है तो डेली के 100 से 200 क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व करो आप, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। टेलीग्राम तो होता है नहीं होता है वो अलग विषय है, लेकिन आप खुद से तो जरूर करो, क्योंकि कई बार आते हुए भी गलत हो जाते हैं ऑप्शन के चक्कर में। ये 11वां क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे कि कौन से संस्थान को गति संस्थान, मतलब कि मूवमेंट, गति संस्थान किसको कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल ही है। वेरी गुड। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर जो सिस्टम होता है उसको उसी की वजह से मूवमेंट होती है। स्केलेटल तो ढांचा देता है, खाली स्केलेटल से मूवमेंट नहीं होती है, मूवमेंट होती है मस्कुलर से। इसको सोल्व करेंगे सभी। निम्न में से कौन से पेशीय तंत्र के भाग है, मतलब कि मस्कुलर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। ये कल मैंने पढ़ाया था आपको। कंकाली का मतलब कि स्केलेटल, चिकनी का मतलब कि स्मूथ, और हृदय का मतलब कि यहाँ पे कार्डियम आया था, कार्डियम वर्ड कल बताया था मैंने आपको। प्रेरणा जी माइक खोल के बताओ। भैया इसमें तो वो हृदय वाली आएंगी ना, क्योंकि कंकालीय तो उसमें नहीं आती है पेशीय तंत्र में, मसल्स टिश्यू, मसल्स के अंदर। अच्छा जी, प्रेरणा जी कल मैंने क्या बताया था कि मस्कुलर टिश्यू के कितने प्रकार हैं, आप बताओ पहले। तीन बताया था, कौन कौन से वॉलेंट्री, हैं? इनवॉलेंट्री और कार्डियक। अच्छा, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। वॉलेंट्री का मैंने एक नाम और बताया था, क्या नाम था? वॉलेंट्री का एक और नाम, हाँ स्मूथ मसल्स बताया था। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। स्मूथ नहीं था, वॉलेंट्री का था स्केलेटल। कंकाली और पेशी। अच्छा भैया, स्केलेटल को ही हिंदी में कंकालिया बोलते हैं। अच्छा भैया ठीक है, तभी देखो पता घुमा नहीं के गया था। ना क्वेश्चन, ऐसे घुमा के पूछे जाते, डायरेक्ट नहीं आते कभी क्वेश्चन पेपर में। जी इसीलिए भैया। बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन सोल्व करो, तभी आपको एग्जामिनर का दिमाग पता चलेगा, आपका दिमाग खुलेगा कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट नाम नहीं आकर के इनडायरेक्ट नाम आ सकता है। कल ही जी पढ़ा था देखो हमने, और आपने गलत कर दिया, इतना इजी क्वेश्चन, जबकि आपको पता था, फिर भी गलत हो गया आपका क्वेश्चन ये। भैया ये थोड़ा सा हिंदी हाँ, में भी है ना, अच्छे से इसलिए। देखो। अब नाड़ी संस्थान के कितने भाग हैं, इसमें भी बड़ी बहस होती है इस टॉपिक पे। 2 आंसर है इसके, लेकिन चलो शुक्र है बहस वाला मुद्दा तो इन्होंने दिया ही नहीं है, तो बातें खत्म। तो मीनाक्षी जी थोड़ा गाइड कर देंगे हम सबको, माइक खोल के। 2 आंसर सही होगा, 3 आंसर सही होगा। सर वैसे नर्वस सिस्टम के दो बताए हैं, उसमें हमारा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल के भी दो पार्ट बताए हैं, ऑटोनोमिक और सोमेटिक, तो इसलिए तीन आएगा इसका आंसर। तो और 2 होता तो यहाँ पे फिर क्या करते? तो फिर दो पे टिक करते हैं, क्योंकि मेन दो होते हैं। वही तो, ये कई क्वेश्चन बड़े डाउट के हैं, 2 3, फिर 3 भी सही है 2 भी सही है ऐसे। सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। अरे एक बुक में दोनों है, 2 और 3, और फिर वहां पे 3 सही कहा गया है सर इसलिए बोनस मिलता। चलो क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे। कंपालिय तंत्रिका मतलब कि क्रेनियल नर्व्स की बात, ये तो मैंने कराया नहीं आपको अभी तक। हम ज्यादा आगे बढ़ गए क्या क्वेश्चन, ये तो मैंने कराया नहीं आपको। ये चीज तो कराई नहीं, मैं सेल के ही शो करता हूँ आपको क्वेश्चन। ये लास्ट ही क्वेश्चन है, आप बता दीजिए, वैसे भी आपको जिनको पता होगा। हाँ, 12 होता है इसका क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये अभी मैं जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको करवा दूंगा। अभी मैं आपको सेल के ही क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपका दिमाग खुले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये रहा आपके सामने, देखो हमारे एग्जाम में ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस में लगाओ कि कौन सा क्रम सही है, बताइए। जितने भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है ना, 70% एग्जाम में आएंगे हमारे सारे।
जहां पे सीक्वेंस बनती होगा ना उसी को अच्छे से याद कर लेना। पता नहीं हमारे यूजीसी वालों ने क्या ले रखा है, सीक्वेंस ही आती है हमेशा। वेरी गुड, मीनाक्षी जी ने पूरा टाइप कर दिया इंग्लिश में ही। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम, और सिस्टम के बाद में आएगा बॉडी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 195। कोशिकाओं के आकार प्रकार होते हैं, मतलब कि शेप पूछी जा रही है कि कोशिका किस स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, क्या एक जैसी होती है या अलग अलग होती है। ध्यान दीजिए इसमें ए और बी नीचे दिया गया है, कहीं उसको सी को बी समझो आप। बी नीचे दिया गया है और सी ऊपर दिया गया है। इसको सोल्व करेंगे सभी। वेरी गुड, काफी अच्छा आंसर दिया है। हाँ तो ध्यान दीजिए, मैं भी थोड़ा डाउट में पड़ गया था कहीं सी ना हो जाए। सी नहीं है, बी आंसर आएगा इसका। अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 आपके सामने। कोशिका का संबंध है, वृद्धि का मतलब ग्रोथ, प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन, और उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रिएशन, और उपरोक्त सभी का मतलब ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया। सबसे पहले आंसर किसका आया? नीरज जी का, मीनाक्षी जी का, नेमीचंद जी का। बहुत बढ़िया, सभी लोग पार्टिसिपेट करो तभी आपको याद होंगी चीजें। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 197 को सोल्व करें सभी। एक जैसी कोशिकाओं, ये तो हो चुका है, चलो फिर भी आप जल्दी से बता दो इसको। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 199। 199 सोल्व कीजिए। इसका क्या आंसर आएगा? भोजन में से पोषक पदार्थों का अवशोषण कौन सा संस्थान करता है? अवशोषण का मतलब कि एब्जॉर्शन की बात हो रही है यहाँ पे, कि खाने में से एब्जॉर्बस जो एब्जॉर्शन का काम है वो कौन सा का सिस्टम करता है? उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रिएशन सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, अंजना जी आपने सी दिया है। माइक खोल के बताएंगे जरा एक बार। वो सर मेरा मैंने भी गलती हुआ से था कर दिया एक्चुअली, होगा, मैं वो दिमाग में बाजू मैंने में वही दिया था। ना, हाँ इसीलिए ठीक है, गलती हुई। हाँ हाँ बी मेरा बी नीचे बी दिया है गया सर, ये। बी। ठीक है, थैंक यू, ओके बिल्कुल ठीक। ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, इतना आसान था ये तो। हाँ बिल्कुल सर। यही आएंगे पेपर, हमारे पेपर में क्वेश्चन। ये भी दे दिया क्या? समस्थिति लक्षण है। चलो जी, आ गया तो भैया सोल्व कर पाचन लीजिए। तंत्र ही होगा ना उसका सही? हाँ जी, पाचन तंत्र ये होगा, उसी में तो होती है एब्जॉर्शन। जी भैया। समस्थिति लक्षण है अच्छे स्वास्थ्य का, तनाव का, बूढ़े स्वास्थ्य का, या अवसाद यानी कि डिप्रेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। मतलब अच्छे लक्षण ना। हाँ, समस्थिति समत्तम योग उच्यते, भगवत गीता की सबसे बड़ी डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कोशिका द्रव्य में होते भैया हैं, समस्थिति वैसे होती क्या है? मतलब कि ना तो ज्यादा जागना, ना ज्यादा सोना, ना ज्यादा खाना, ना कम खाना, ना ज्यादा बोलना, ना कम बोलना, हर चीज में संतुलन बनाना।
उसी को तो हेल्थ बोलते हैं। ओके भैया। कोशिका द्रव्य मतलब कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। उसमें क्या क्या चीजें होती है? कार्बनिक का मतलब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक मतलब कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और स्केरिया मतलब कि लिविंग ऑर्गेनल्स एंड उपरोक्त सभी। आप बताएं। ये मैंने स्पेशली स्लाइड बना के समझाया था आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन डी, वेरी गुड। ये कहां से आ रहा है बीच में? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको सोल्व करेंगे सभी। अंदरवी जालिका यानी क्या होती है? ये शुद्ध हिंदी कई बार घुमा देती है, सोचना एंडोप्लाज्मिक पड़ेगा। रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। थैंक यू। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो होती है, अब चिकनी यानी कि स्मूथ होती है, रूखी यानी कि रफ होती है, या फिर दोनों होती है, या दोनों नहीं होती है। वेरी गुड। अब आप मैसेज टाइप कीजिए, रफ में क्या चीजें होती हैं? बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है जिन्होंने दिया है। ये कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था क्लास में। अब आप मैसेज में बताएंगे कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीजें चिपकती हैं उसमें। वेरी गुड नीरज जी। प्रेरणा जी बहुत बढ़िया, राइबोसोम्स। अच्छा, और स्मूथ का क्या काम होता है? चिकनी का? चिकनी का बताएंगे। स्मूथ, ये क्या है? वी वसा बनाना। अच्छा, एंजाइम्स, मीनाक्षी जी का आंसर करेक्ट आंसर है। एंजाइम्स बनाते हैं ये। लिपिड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ आएगा वो भी, ठीक है, ओके। एंजाइम्स और लिपिड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण मतलब कि सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? कि मतलब कि प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सिक्रेशन यानी कि बनते कहाँ पे है वो? कि गोल्जी बॉडी, इसको बोलते हैं गोल्जी अपार्टस, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका कला का मतलब कि सेल मेम्ब्रेन। मनोज पाल जी माइक खोल के बताएंगे। आपने आंसर किया है तो क्या रीजन, क्यों, क्या सोच के किया ये? अरे हेजिटेट मत करो, जो मन में है बोलो, तो याद कैसे होएगा फिर आपको? भैया मैं बताऊं? बताइए। भैया ये इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वहां पे एनर्जी फॉर्मेशन होती है ना हमारी, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट से हमारी एनर्जी होके, इसलिए मेरा आंसर तो माइटोकॉन्ड्रिया है। गोल्गी बॉडीज का काम तो पैकिंग का होता है, प्रोटीन को पैक करना और दूसरी जगह भेजना। और बी ऑप्शन नहीं सर, इसका आंसर मेरी तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि वहीं पे एनर्जी फॉर्मेशन होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से होती है, ग्लूकोज की मदद से ना एक्चुअली। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आंसर दो तीन, दोनों आंसर सही है। जो बुक में दिया वो आंसर भी करेक्ट है, कि बुक में जो दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडो सही है बुक में, अभी उस हमने पढ़ा था। वहां एंडोप्लाज्मिक, पर भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने खुद पढ़ाया था आपको, हाँ। हाँ जी, वो पावर हाउस एनर्जी फॉर्म होती है, वो तो कार्बोहाइड्रेट्स की उस फॉर्म में ही होती है ना एक्चुअली, वहीं से हमारे जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज की फॉर्म में जाते हैं और फिर वहां पे एनर्जी जो है ऑक्सीजन के साथ हम्म मिलकर एनर्जी बनाते हैं। तो मेरा भैया तो यही तो मेरा। इसको मैं डाउट में रख लूं क्या, इस जी क्वेश्चन को, भैया, जी जी। कि इसका क्या होना चाहिए, या क्लास में कोई और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता तो सामने आ जाएगी, या फिर मैं आपको फिर एक दो दिन बाद आंसर करूंगा इसको। ठीक है।
सर सिंथेसिस तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इन्होंने बस ये बताया था पैकेजिंग जो है वो गोल्गी अपार्टस में होता है, बट ये कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि प्रोटीन दोनों में ही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। बाकी सिंथेसिस का काम माइटोकॉन्ड्रिया का ही है। तो सी होना चाहिए ना, बुक में गलत दिया हुआ है ये। ठीक है, थैंक यू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो सिंथेसिस शुरू हो जाता है वैसे। होता तो तभी तो दोनों आंसर आ रहे हैं यार, क्या करें। ऐसे अब में कुछ तीनों कुछ सही होने चाहिए फिर। गोलजी कहाँ से आ गया बीच में? गोलजी का तो काम बाहर निकालना जिसमें होता है। प्रोटीन की पैकेजिंग है जो ना, प्रोटीन की पैकेजिंग एंडोप्लाज्मिक है वो। रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया इनमें कंफ्यूजन है। अरे ये तो होना ही नहीं, ये तो आप ऐसे ही धक्का लगा रहे हो जबरदस्ती, ये तो है ही नहीं। बी और सी में है ना डाउट तो। सर मैं कुछ बोलूं? बोलो जी, आप भी बोल दो। सर मुझे ये लगता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें हमारा जो वो पावर हाउस है उसमें हम अवशोषण करते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है संश्लेषण का। तो संश्लेषण मतलब सिंथेसिस होता है, मतलब इकट्ठा होना। तो इकट्ठा जो होता है वो हमारा इसमें ही होता है, ये जो वो है अंतर्द्रव्यीय जालिका में अच्छा, संश्लेषण और होता है, और वहां से अवशोषण जो वो करता है, वो जो सेकंड जो फॉर्म है फंक्शनिंग जो है अवशोषण की, ऑब्जर्वेशन की, वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। संश्लेषण का मतलब सीक्रेशन होता है जी। नहीं सर, संश्लेषण का मतलब होता है एक साथ सिंथेसिस होता में है। जैसे संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण मतलब आप एक साथ में सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं, और विश्लेषण में सारी चीजों को हटाते हैं। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अवशोषण का काम करता है, संश्लेषण का नहीं। अवशोषण तो आप बिल्कुल ही गलत बोल रहे हो, अवशोषण तो एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं। चलो मैं तो एक बार फिर दोबारा देख के आपको कल बता दूंगा इसको, तो है? भैया हो सकता है फिर हम भैया गोल्गी बॉडी इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन देख लो ना। अरे ये है नहीं ना इंग्लिश में, तभी तो ये तो दिक्कत है। ये मैं ट्रांसलेट में अपने आप से कर रहा हूँ जो मुझे समझ आ रहा है आपको स्क्रीन पे। सर मैं एक बात कहूंगी कि सर फिर गोल्गी बॉडीज हम कह सकते हैं, क्योंकि गोल्गी बॉडीज एक तरह से पोस्ट ऑफिस का काम होता है। उसका काम होता है कि प्रोटीन और उधर की जो है उनको कलेक्ट करना और फिर आगे ट्रांसपोर्ट कर देना। तो एक तरह से उनको वो कलेक्ट करके आगे कर रहा है, तो फिर हम गोल्गी बॉडीज को ही नहीं कहेंगे। अच्छा, आप इसका मतलब इकट्ठा करने से ले रहे हो, संश्लेषण का मतलब है ना? इंग्लिश वर्जन अगर हम देख लें कि इसका, तो हम शायद बेटर समझ पाएंगे। हिंदी में है। मुझे समझ आ रहा है, संश्लेषण सीक्रेशन को बोलते हैं। ओके भैया। तो सिंथेसिस को बोलते हैं। सीक्रेशन में इसलिए संश्लेषण बीसी पे सिंथेसिस डाउट होता है अटका ना, हुआ है। सिक्रीशन नहीं होगा। गोल्जी का तो सीक्रेशन होता है नहीं, ये तो ट्रांसपोर्ट का वर्क नहीं नहीं करता है। राहुल सर, सिंथेसिस सर होता है ना, सिंथेसिस मतलब सिक्रीशन नहीं होगा। सिंथेसिस होता है। अच्छा, सिंथेसिस होता है वो। जी, जी वहां पर सर। निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, वैसा वैसा पूछ रहा है वो। मतलब सिंथेसिस होगा और जमा होगा, जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस से बात करते हैं ना जब हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो क्या आंसर बोलोगे इसका? वैसे तो राइबोसोम्स होना चाहिए, जो इसमें है नहीं। अरे बाप रे। राइबोसोम्स में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जी जी, वो ये सही बोल रहे हैं। हाँ, वो इनडायरेक्टली अगर राइबोसोम्स आएगा तो फिर तो बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि राइबोसोम्स बी में इसमें चिपके हुए राइबोसोम होते हैं। में तो आएगा। सर हेलो। जी। सर नेट पे अगर देखेंगे ना तो उसमें आंसर उसमें यही दिया है लास्ट आपका, सॉरी थर्ड आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आंसर दिया है उसमें। चलो मैं और विचार कर लूंगा, मैंने लिख लिया इसको। हम आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल। आप भी सर्च करना है, क्या पता आप और अच्छा बता दो सर्च करके। ये क्वेश्चन कोशिका कला के कार्य हैं, बताइए। कोशिका कला बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि भीतर के कोमल अंगों की मतलब की प्रोटेक्शन, मतलब कि इरिटेबिलिटी, पोषक तत्व में ऑक्सीजनों को ग्रहण करना, मतलब कि वो सिलेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, परमेबिलिटी, और एक्सेप्टिंग। एक्सक्रिएशन। ठीक है, आप बताइए इनको। अरे वाह, इतने सारे आंसर एक साथ, बहुत बढ़िया। लेकिन ग्रुप में लोग हैं 30 और मैसेज आ रहे हैं सिर्फ 12-13 लोगों के, बाकी लोग क्या कर रहे हो? इतने आसान क्वेश्चन है, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ आपको, आप तुक्का तो मारो कम से कम। पेपर में भी तुक्का तो मारोगे, खाली थोड़ी छोड़ दोगे।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सोल्व करेंगे सभी। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का मतलब साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं, ये भी पूछा था। चलो फिर भी आप आंसर करो। कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंजाइम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनेल्स। अब सिलेक्ट करें कौन सा ऑप्शन आएगा। ध्यान दीजिए, ए यहाँ है, बी यहाँ पे दिया हुआ है, सी ऊपर दिया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिए। बी नीचे है और सी ऊपर है। सुनीता जी बी ऑल, अरे अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनीता जी चलो माइक खोल के बताओ कि लिविंग ऑर्गेनेल्स में क्या क्या चीजें आती हैं। प्रेरणा जी बताना जरा, लिविंग ऑर्गेनेल्स में क्या क्या चीजें आती हैं। कार्बनिक इनका मैं जी क्या भैया। पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि लिविंग ऑर्गेनेल्स मतलब कि जीवित जो अंग बोलते हैं साइटोप्लाज्म में कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है। बाकी लोग मैसेज टाइप करें। भैया नो आइडिया। नो अच्छा भैया आइडिया। वो वाले जिसमें भैया नहीं नहीं पता मुझे। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और भैया वो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस जो सबसे बीच में आता है, और बहुत सारे होते हैं भैया। वेरी गुड। रेटिकुलम, वो रेटिकुलम होता है भैया, वो जो ई होता है जिसके आगे ई आता है। वेरी गुड, ई बहुत आता बढ़िया। आपको याद तो है। थोड़ा सा और पढ़ लो है। हाँ प्रेरणा जी, आपको अच्छे से हो जाएंगे। मुझे पता है कि योगा वालों को दिक्कत होती है थोड़ा इस टॉपिक में, इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ ये चीजें आपसे। जी भैया मेरे को याद है, बस थोड़ा सा दिक्कत हाँ, बताने में होती है। कंफ्यूज मत होना पेपर में। ऐसी मीनाक्षी जी ने पूरा टाइप कर दिया है। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा इसी में, गोल्जी पार्टस भी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट जिन्होंने किया है, ये सारे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 करेंगे कि ऊर्जा हाउस मीनिंग की क्या बोलेंगे इसको, पावर हाउस बोलते हैं। हाँ, पावर हाउस कौन सा है सेल का। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया है। और अच्छा, एक मैंने आपको कल बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी साइकिलें होती है। मैसेज टाइप करो जरा। क्वेश्चन एक बार और बोल दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी साइकिल होती है, और योगा थेरेपी में बहुत काम की चीज है वो हमारे लिए, क्योंकि इसके बिना योगा थेरेपी आप कैसे करोगे, कैसे आप प्राणायाम का बेनिफिट बताओगे। मैसेज करो। वेरी गुड, प्रेरणा जी को भी याद है, गोपाल जी ने भी लिखा हुआ है। कोशिश तो काफी अच्छी है आप लोगों की। मीनाक्षी जी ने भी लिखा है, एक ही लिखा है लेकिन दो साइकिल होती हैं। नीरज जी ने दोनों लिख दिया है। नीरज जी माइक खोल के बताओ। जी भैया। बताओ, दोनों को एक्सप्लेन करो थोड़ा थोड़ा। भैया एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, बस पता ही है बस मुझे। वेरी गुड, कोई बात नहीं। कोई है जो एक्सप्लेन कर सकता है हमारी क्लास में। चलो आप नाम याद रख लो कि भैया इलेक्ट्रॉन। इसमें हम्म, भैया इसमें इसका आपने बताया था हम्म, कि जो ऑक्सीजन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर उस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड निकलने लगता है, जिससे कि बॉडी में दर्द होने लगता है, जैसे कि घुटनों वगैरह में। उस वजह से उस वजह से जो है हम प्राणायाम के लिए चलता है वो, तो वो क्रैब साइकिल में, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो साइकिल बताया आपने वो है। ये दो बहुत चीजें बढ़िया बताई। प्रेरणा जी, बहुत बढ़िया से पता चल रहा है। आप मेरी बातों को कितना ध्यान से सुनते हो, बहुत बढ़िया। थैंक यू मेन भैया, चीज तो आपने यूट्यूब पकड़ लिया वगैरह। ना, लैक्टिक एसिड पकड़ लिया। मेन में वही चीज सुनना चाह रहा था आपसे।
कि क्या होता है कि जब ग्लाइकोजन से जब साइक्लिंग चेंज होती है, जब जैसे कि लीवर में और स्किन में जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर होता है, जब उसका ग्लाइकोजेनेसिस होता है, उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, बॉडी में दो चीजें होती हैं, अगर ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन की कमी है। अगर ऑक्सीजन की कमी है बॉडी के अंदर तो वो जो है चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। अगर ऑक्सीजन है तो वो एटीपी एनर्जी बन जाती है। तो इसलिए शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा रहनी चाहिए, इससे अपने आप ही दर्द कम हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे, आपने इतना अच्छा आंसर किया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है। आत्महत्या की थैली, वैसे आप क्लास में रेगुलर रहो, ये मेरा वादा है। आपका एनाटॉमी की साइड से कोई एक भी नंबर नहीं कटेगा पेपर में। वैसे रेगुलर है ना क्लास में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे कौन बताएंगी? यमुना जी बताएंगी लाइसोसोम के इसके अलावा और क्या क्या वर्क होते हैं। सर मुझे याद नहीं है अभी। नहीं याद है, मैसेज करो, कौन बताएगा? ये बताता हूँ बताइए। सर। लाइसोसोम्स बताओ को भैया। बोलिए, बोलो बोलो, रुका मत करो, बोलते रहा करो तुम। हाँ। जी सर, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। सर ये इसमें सर एक इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं। तो जो कोशिका के भीतर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, आरएनए, डीएनए के जो भी अणु को खंडित करते हैं। वेरी गुड। उसे बाद में सर इतना ही बताया बस, बाकी इतने पता है। सर मैं बताऊं? ठीक है, मतलब क्या होता है कि मैं बताऊं भैया? बताइए। सर भैया इसमें ये क्या ना करता है जो ये भी कि अगर ये जो हमारी कार्य करता जो है। भी एक सेल कोई खराब हो जाता है तो उसको भी ये खत्म कर देता है ताकि हमारी बॉडी में नुकसान ना पहुंचने पाए। बहुत तो वो बढ़िया। खराब। इसको जी एनाटॉमी की भाषा में बाद में इसको बोलते प्रोटीन हैं बढ़ जाता है। फैगोसाइटिस। इसी वर्ड को आपने हिंदी में बोल दिया सरल भाषा में, और एनाटॉमी में इसको फैगोसाइटिस बोलते हैं। कि जी भैया। फैगोसाइटिस का मतलब कि भक्षण करना, जैसे डब्ल्यूबीसी का वर्क होता है ना, भक्षण। उसको फैगोसाइटिस मतलब कि जो एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं, सेल का कोई चीज खराब हो गई है, वेस्ट, उसको खत्म कर देना। और कई बार ये अपने आप को खुद ही खत्म कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग इसी को बोला जाता है। कंसेप्ट क्लियर रखना अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को बोलते हैं, गोल्जी अपार्टस को बोलते हैं, लाइसोसोम को, या न्यूक्लियस को बोलते हैं? और हमारे बुक में लिखा भी हुआ है कि कितने परसेंट प्रोटीन इसमें होता है। मैसेज करो कि कितने परसेंटेज होता है इसमें प्रोटीन। वेरी गुड नीरज जी, 60% प्रोटीन सिर्फ राइबोसोम्स में होता है, बाकी का दाएं बाएं तैरते रहता है और भी कई जगह पे चिपका रहता है। अच्छा, अब अगला मेरा क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स जो है इसके अंदर, चलो आप आरएनए की फुल फॉर्म टाइप करो। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? और धर्मिष्ठा जी माइक खोल के बताएंगे सभी को। रेबो न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ये आपकी स्क्रीन पे, उत्तक में सम्मिलित होता है, मतलब कि टिश्यू के अंदर क्या क्या चीजें होती है? क्या ये असमान, गतिमान, समान और विषम? क्वेश्चन ही बड़ा अजीब है। टिश्यू में होता है असमान, गतिमान, समान और विषम। अरे वाह, देखो क्वेश्चन क्या क्या बन जा रहे हैं। अच्छा
अच्छा, अब समझ आया कैसे क्वेश्चन ये पूछा है, किस एंगल से पूछा गया है। ये सेल की दृष्टि से पूछा गया। अब आंसर करो। सेल की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे सेल मिलके टिश्यू बनाती है, ये क्वेश्चन एक्चुअली। अब तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपका। हाँ, अब आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। बहुत आता है ना कि इसकी डेफिनेशन में, डेफिनेशन पुष्पा जी बताएंगी। टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, वहीं से आंसर आ जाएगा। जब बहुत सारी कोशिका मिलकर या सेल मिलकर उत्तक बनाते हैं, टिश्यू बनाती हैं। थोड़ा सा मिस कर दिया आपने, एक दो वर्ड, जो मेन चीज मिस कर समान दिया। एक आकार तरह की प्रकार यूनिट, एक तरह की जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर उत्तक बनाती हैं। वेरी गुड। एक समान आकार की और कार्य करने वाली, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। यानी कि समान यहां से उस दृष्टि से समान पूछा गया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये, ठीक है। सर इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म होते हैं एक साथ। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? आप देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ बाहर बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, और पेपर आप उठाना सारे ऐसे ही आएंगे, बाहर बाहर से क्वेश्चन। एडिनो डाइफॉस्फेट। वेरी गुड। अब बताओ ये कौन से में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है? ये भी छाटना है आपको, नहीं तो पता होते हुए भी ऑप्शन गलत सिलेक्ट कर देते हैं हम, क्योंकि एक जैसे लगते हैं सारे। वेरी गुड, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी। मैसेज से 5-6 लोगों के आ रहे हैं, क्यों भैया? बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो? इतने सारे लोग हैं ग्रुप में। मैसेज नहीं करोगे तो फिर मैं समझूंगा कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इसका मतलब। एडीपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? अब साइंस वाले तो समझ जाएंगे डी का मतलब क्या होता है अपने आप ही, जहां पे डी आता है। बाई होता है, ट्राई होता है, टी का वर्ड क्या होता है, बी का क्या होता है, डी का क्या होता है। हाँ, दिक्कत उनको आएगी जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। हाँ, दिक्कतें आ रही हैं, देखो दिख गया। अंजना जी माइक खोल के बताओ। सर ये मेरे को पता नहीं था, वो मैंने ऐसे ही तुक्का मार के लगा दिया था। अच्छा, डी से आपने डोज लगा दिया है, डोज दे दिया। जी जी सर। डी का मतलब डाई होता है, यहीं से आंसर आ जाएगा हमारा। अगर हमें याद भी नहीं है तो डी का मतलब डाई होता है, डोज नहीं होता है, ठीक है। डाई मीन्स यहाँ पे डबल है, और ऊपर ट्राई में मतलब थ्री फॉस्फेट नहीं हाँ, होता, डबल वेरी गुड, फॉस्फेट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये आ गया, देखो वो अभी क्वेश्चन पूछा गया था ये, अब फिर घुमा के पूछ लिया, गलत नहीं होना चाहिए। क्षतिग्रस्त कोशिका को पचा जाता है, मतलब कि जो सेल्स डैमेज हो चुकी हैं उनको कौन खा जाता है? पचाने का मतलब कि उसको नष्ट कर देना। किसका काम है ये? कि गोल्जी पार्टस का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, राइबोसोम्स का है, या लाइसोसोम का है? वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लाइसोसोम का है ये। ए इज द करेक्ट आंसर। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पूछा गया है, कहाँ होते हैं, स्थित कहाँ होते हैं क्रोमोसोम्स? कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, गोल्जी उपकरण में होते हैं, कोशिका कला को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और केंद्र क्या है, न्यूक्लियस। चारों में कहाँ होते हैं? प्रेरणा जी, हाँ, आप क्या दो दो आंसर कर रहे हो? सी भी लिख रहे हो, न्यूक्लियस भी लिख रहे हो, क्यों? माइक खोल भैया के बताओ। ऑप्शन ऑप्शन मेरे को वो मतलब ऊपर नीचे दिखाई दिया मुझे, पर ये पता है कि केंद्रक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और क्या क्या होता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में तो भैया द्रव भी होता है, और ये जो क्या बोलते हैं, जीन्स इसी के अंदर होते हैं, और तो भैया बहुत कुछ होता है, अभी तो मैं से नहीं पता। अच्छा, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ये बताइए? भैया भैया 46।
जोड़ा Very 23 का। बहुत बढ़िया। माइटोसिस और मीसोसिस। क्या क्या होता है ये माइटोसिस मिसोसिस? भैया जो माइटोसिस होते हैं वो 46 वाले होते हैं, और जो मिसोसिस होते हैं वो 23 वाले होते हैं। ये पूरा करो, माइटोसिस क्या? माइटोसिस क्या? ये तो क्या नहीं पता। माइटोसिस क्या होता है? कि सेल को विकसित करने वाले होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, सेल क्या होते डिवीजन हैं? डिवीजन के लिए होते हैं हाँ, भैया। डिवीजन में यानी कि विभाजन ही होते हैं दो तरीके के। बहुत बढ़िया। भैया हाँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं जान के पूछ रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये बेसिक क्वेश्चन है, हमारे में बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब इसको बताइए, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर मयंक जी सबसे पहले। अंजलि जी, नीरज जी, बहुत बढ़िया। 23 पेयर्स होते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 23 पेयर्स यानी कि 23 जो रहते हैं सेल डिवीजन के बाद में, 23, मैं खाली 23 पूछ रहा हूं, कौन से डिवीजन में रहते हैं? उसका नाम लिखो। वो कौन सा विभाजन है जिसमें सेल डिवीजन के बाद में सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं? नीरज जी, माइक खोल के बताओ। भैया मियोसिस ही है वो मिटोसिस हो गया गलती से। आपने गलत कर दिया है ना। चलो पूरा एक्सप्लेन करो, मिटोसिस को और मिसोसिस को, मियोसिस को। हाँ, भैया मिटोसिस 4 भाग में डिवाइड होते हैं, प्रो मेटा एना टेलोम होते हैं। थोड़ा और बताओ। हाँ, सर उसमें भैया उसमें क्या बोलते हैं, जो एक सेल है वो 2 भाग में डिवाइड होता है, और मियोसिस में 4 भाग में डिवाइड होता है एक सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। मेन पकड़ आपने पकड़ लिया। अब ये बताइए कि स्त्री के अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? कि डबल एक्स होते हैं, सिंगल एक्स होते हैं? मैसेज कीजिए, एक्स वाई होती हैं या वाई होते हैं? हैं मीनाक्षी जी, क्या कर रहे हो आप? आपका भी गलत आंसर। सर वो टाइपिंग मिस्टेक। ओके, डबल एक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक थोड़ा सा बेसिक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो हमारे समाज में बहुत बुराई प्रचलित है। अच्छा, बार बार लड़की पैदा हो रही है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैसेज करें, मेल। मैसेज करें, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मयंक जी बताएंगे क्यों? जी सर, मेल होता है सर इसके लिए जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि सर फीमेल में जो होता है क्रोमोसोम्स वो एक्स वाई होता है, और जो लड़के के लिए एक्स एक्स आएगा तब लड़का होगा। उल्टा हो गया सर। आराम से आराम से, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। कोई बात नहीं, दोबारा से बोलो, रुको रुको, दोबारा से बोलो मयंक जी। हाँ बोलो। सर लड़के में होता है एक्स वाई मतलब मेल में, और फीमेल में होता है एक्स एक्स। तो अगर लड़की हो रही तो इसकी जिम्मेदार मेल ही होगा, फीमेल नहीं होगी सर, ऐसा मतलब। चलो, और कौन अच्छे से समझा सकता है इस चीज को? बायो से नहीं था सर, मैं मैथ से था इसलिए। फीमेल के पास मैं बता रहा हूँ, डबल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ फीमेल के पास डबल और एक्स होते हैं तो मेल के पास एक्स और वाई होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में जो चाइल्ड होता है, तो मेल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो एक्स देता है या वाई देता है। अगर फीमेल के एक्स के साथ एक्स मिलता है तो फीमेल चाइल्ड ही होगी, और अगर फादर जो है अगर वाई क्रोमोसोम्स दे देता है और फीमेल के पास तो पहले से ही ऑलरेडी दोनों एक्स ही हैं, तो वो दोनों मिलके जो है मेल चाइल्ड को करेंगे। तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपेंड कि मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन नंबर 217 करेंगे। मानव की काई कोशिकाओं में होने वाले विभाजन। काई कोशिकाओं का मतलब कि बॉडी के अंदर, समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा। बॉडी के अंदर कौन सा विभाजन होता है? सूत्री को बोलते हैं मिटोसिस, और अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस, और असूत्री, ये तो ऐसे घुसा दिया कंफ्यूज करने के लिए,
और डी उपरोक्त सभी। फिर मैं समझाऊंगा, रुक जाओ, इसके बाद मैं खुद समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। देखो गलतियां आ रही है ना। अब मैं पूछता हूँ, कौन, सुनीता जी माइक खोल के बताओ क्यों। सर मुझे पता नहीं है, मैंने सिर्फ तुक्का मारा है, इसीलिए लिखा है कि बी लग रहा है। अंजना जी बताएंगी। अच्छा मैं भी आ रहा है इनका तो। अच्छा जो शोर है वो माइक खोल के बताओ भैया अपने मैं आंसर। आती हूँ, रोहिणी है हूँ सब भैया। एक्चुअली जो हमारे जहाँ पे सेल्स की जो ग्रोथ होती है, वहां पे जो डिवीजन होता है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जहाँ पे सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होती है। और जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या रिप्रोडक्शन के लिए जो हमारे सेल्स का डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है। चलो तो इस बहुत बढ़िया। अब मैं जो एक कौन बता रहे थे अभी, रोहिणी जी बता रही थी। मैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, मैं सरल भाषा में बताता हूँ इसी चीज को। लीवर के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? मिटोसिस। काई कोशिका मतलब कि शरीर के अंदर होने वाला। और अर्धसूत्री जो है मियोसिस मतलब कि बाहर, ये सिर्फ एक में होता है, स्पर्म और एग के अंदर। ये दो ही है सेल इसकी सिर्फ। और इस दोनों के अलावा सब में सूत्री आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, मीनाक्षी जी भी कंफ्यूज होगी आज तो, कि बॉडी के अंदर वो लीवर में हो रहा, ब्रेन में हो रहा, बोन में है। आप भी कंफ्यूज हो गए? पूरी पूरी हिंदी टर्म समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पेपर में दोनों लैंग्वेज आएगी, वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप समझो कि देखो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछे जाते हैं, आते हुए भी गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। यही तो एग्जाम का खेल है। इस बार मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा जायरात तो निकल गया, लेकिन कई मुझे अफसोस हो रहा है कि इतने इजी इजी क्वेश्चन मेरे गलत कैसे हो गए। तो आपके गलत ना हो इसलिए मैं पहले से आपको प्रिपेयर कर रहा हूं इसके लिए। मानव की प्रजनन कोशिकाओं में, देखो अब ये आ गया, इसका ही अपोजिट क्वेश्चन आ गया ऊपर वाले का। आशा तो नहीं थी मुझे इस आंसर की जो आपका आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं थी। चितरंजन साहू जी माइक खोल के बताइए। नीरज जी क्या टाइप कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता? बताइए चितरंजन जी। सर इसमें ना प्रजनन जो कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन होगा। हाँ बताइए। इतना पता है सर कि समसूत्री विभाजन होगा इसमें। अच्छा जी, क्वेश्चन समझ आया? पहले आपको आंसर करने से पहले पहले क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन। अब बताओ, अभी मैंने ऊपर समझाया था आपको, रोहिणी जी ने भी समझाया था। जी भैया मैं फिर दोबारा ही अगर कहें तो बताओ, हमारे एक तो बताइए। ग्रोथ होती है, तब हमारे सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं, तब हम जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। और एक हमारे बॉडी में सेल जब डिवाइड होते हैं जब हम आगे एक न्यू लिविंग बीइंग को बनाना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है। तो ये दो तरह के हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं, डिवाइड होते हैं, एक से मतलब और ज्यादा बनते हैं। जब हमारे शरीर की खुद ही ग्रोथ होती है तो माइटोसिस वाली होती है, और जब हम आके एक नया जीव को बनाने के लिए हमारे सेल का डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स का जो होता है। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा, ए या बी? सब मियोसिस होगा, हिंदी में मुझे नहीं पता, इसका आंसर बी, मियोसिस है। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। सर एक बार इसका असूत्री का इंग्लिश टर्म बताएंगे? मियोसिस। सर अर्धसूत्री मियोसिस होता है ना? हाँ तो अर्धसूत्री, हाँ अर्धसूत्री तो का होता क्या है। होता है? क्या जी? सूत्री यानी कि अर्धसूत्री और मिटोसिस, अर्धसूत्री का हाँ, मियोसिस। और असूत्री एक लिखा है, ये उसका तो क्या होगा? घुमाने के लिए कुछ भी लिख दे, इसका क्या हाँ है? भाई, इसलिए क्योंकि वो हाँ जी जी। अच्छा आप सी पे चले गए थे। नहीं मुझे मियोसिस पता था, इंग्लिश टर्म पता है, हिंदी का थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत करो।
अच्छा चलो मैं एक और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि रिप्रोडक्शन सेल की बात हो रही है यहाँ पे ऊपर, ठीक है? उस सेल का नाम लिखो, कौन सी है रिप्रोडक्शन सेल? मैसेज करो सिर्फ, मेल में कौन सी है और फीमेल में कौन सी है, दोनों लिख के भेज रहे हो, मैसेज टाइप करो। हाँ निमिषन जी, बी ही होगा, मैं बी तो कह रहा हूँ। वही तो, बी अर्धसूत्री मतलब कि मियोसिस। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है मीनाक्षी जी कि रिप्रोडक्शन जो सेल होती है उनका क्या नाम है, और मेल में क्या नाम है उसका, और फीमेल में क्या नाम है, क्वेश्चन मेरा ये है। वेरी गुड प्रेरणा जी, बहुत बढ़िया। रोहिणी जी बहुत बढ़िया। पुष्पा जी ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है, इसका मतलब आप क्लास में ध्यान दे रहे हो। कौशल जी ने भी आंसर किया आज तो कई दिनों में। शुक्राणु और अंडाणु, बहुत बढ़िया, शुद्ध हिंदी में लिखा है इन्होंने, बिल्कुल सही आंसर है। इन चीजों को आप अच्छे से याद कर लें। अब इसका आंसर करें। सूत्री विभाजन, सूत्री का मतलब है मिटोसिस, ठीक है? लिखा भी हुआ माइटोसिस। माइटोसिस में कितनी कोशिकाएं बनती हैं? वेरी गुड मयंक जी, नीरज जी, सुनील, पुष्पा जी, प्रेरणा जी, भारती जी माइक खोल के बताएंगे क्यों, कैसे? सर नमस्ते सर, एक बार संतति कोशिकाएं, सर 4 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। अच्छा ये बताओ, 4 प्रकार की किस्में बनती हैं और 2 प्रकार की किस्में बनती है, ये बता दो। सर 4 प्रकार की तो सूत्रीय विभाजन में माइटोसिस में बनती है। अच्छा जी, 2 किस्में बनती हैं? दो, 2 पता नहीं है सर। देखो मैं मैसेज टाइप करो, प्रेरणा जी ने क्या मैसेज लिखा है, पढ़ के सुनाओ। एक मिनट सर, हाँ माइटोसिस 2 प्रकार की है और मायोसिस 4 प्रकार की है सर। और आप क्या कह रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। जी सर। तो ये गलती सॉरी मत सर। करना, अभी चल जाएगी, एग्जाम में मत करना गलती, ठीक है? जी सर। यहाँ पे सूत्री मतलब कि माइटोसिस है, देखो इंग्लिश का वर्ड भी साथ ही लिख दिया, माइटोसिस मतलब कि 2, और मियोसिस होता तो 4, ठीक है? अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स की बात होती तो 46, और मियोसिस में 23। ध्यान रखना इन माइटोसिस में चीजों 4 का। तो माइटोसिस अरे में 4 भी भैया, होती है। माइटोसिस में 2 इसमें होता गलत है। बोल रहे अभी आपने समझाया था नीरज जी, आप खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं। नीरज जी थोड़ा और पढ़ो, अभी कमी है अभी पढ़ाई में। पढ़ रहे हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है आपको। आपको याद है लेकिन वो एकदम से याद नहीं आ रहा आपको। अब बताओ, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में अब गलत नहीं होना चाहिए इतना समझाने के बाद भी। अरे डॉक्टर कपिल जी, आप तो एक्स लिख रहे हो, एक्स क्या होता है? अरे वाह नीरज जी, अब आया ना आंसर, देखो पूरा करेक्ट होके आया है। बहुत बढ़िया। नंबर 4, 4 सेल बनती हैं, 23 23 23 होते हैं सबके अंदर। ये पूछा जा चुका, आगे पूछते हैं हम। चलो टिश्यू पे आ गए हम, टिश्यू के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। टिश्यू में कोशिकाओं की रचना आ चुकी, चलो बताओ, आ चुका है वैसे ये। जल्दी से फटाक से आंसर करो इसका, क्वेश्चन नंबर 222 का। देखो इसमें आंसर कंप्लीट है, पीछे जो बुक था उसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, वो है ना। कोशिकाएं आएगा, समान, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। जी, मैट्रिक्स का संबंध किसके साथ है?
वेरी गुड मीनाक्षी जी। मयंक जी माइक खोल के बताएंगे मुझे मैट्रिक्स होता क्या है? पहले तो ये बताओ, उसके बाद आंसर आएगा ना जब क्वेश्चन को आप समझोगे तो। जी सर, ज्यादा तो मैं नहीं जानता, आज इतना बताया था कि मैट्रिक्स जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू में होता है। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल दिया था मिठाई वाला, याद है कौन सी मिठाई का दिया था? रसगुल्ले का दिया था सर। हाँ, रसगुल्ले वाला मैट्रिक्स। रसगुल्ले पड़े हैं, 1 किलो रसगुल्ले पड़े हैं एक बर्तन में, फिर उसको खुले खुले बढ़ते गया पड़े हुए हैं, जगह हमने कम 2 किलो होती डाल दिए, उनका स्पेस कम हो गया है। याद आ है। गया? जी 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 सर। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आगे बढ़ो। समझो और फिर करो, हर चीज को समझ समझ के करो। शरीर में कलाई, अरे कलाई क्या होती है? कोई बताएगा किसको पता हो? कलाई होती है सलेस्मिक सिर में, हिंदी क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, जिसको समझ। लेयर्स, कलाई मींस आई थिंक सो लेयर्स भैया। जी जी, ओके ओके, शरीर में कलाई लेयर्स होती हैं। अच्छा जी, क्या होती है लेयर्स? श्लेष्मिक, श्लेषक। सर म्यूकस ओ आ मेम्ब्रेन्स। गया समझ, इसका हाँ, मतलब वो है सीरियस ये मेम्ब्रेन्स। हाँ, मेम्ब्रेन साइनोवर होती है। मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन, हाँ ये मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, ये टॉपिक का नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैंने कराया नहीं, तो इसका आंसर आएगा डी। डी। 3 तरीके की लेयर होती है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का मेरा, त्वचा का संबंध है, इस बुक से लास्ट है, इसके बाद फिर मैं अपने आप से कठिन क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। योगा वाले क्वेश्चन पूछूंगा घुमा घुमा के आपसे। वर्षा जी माइक खोल के बताएंगी कि आपने जो सिलेक्शन किया है क्यों किया है इसका। अनीता जी बताएंगी क्यों। अरे इसमें भी तुक्का मार रहे हो। अच्छा अनीता जी माइक खोलो अपना, वर्षा जी माइक खोलो, बताओ कि स्किन का काम क्या होता है, यहीं से आंसर आ जाएगा आपका। स्किन का क्या वर्क होता है बॉडी में? सर रक्षा करना। और क्या वर्क होता है स्किन का? भैया बताओ। हाँ हाँ, सभी होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी यहाँ से रेगुलेट होता है, और हमारा जब पसीना आता है तो एक्सक्रीशन का भी काम करती है, वेरी और गुड। हमारा पसीना बाहर निकलता है तो ये एक तरह से हमारे बॉडी का जो ये बैलेंस होता है, हिम्योस्टेसिस ये भी करती है, और प्रोटेक्शन तो है ही बैक्टीरिया वगैरह से, इन्फेक्शन से, तो ये सभी आएंगे इसमें। मतलब डी, ठीक है, समझो, इतना आसान क्वेश्चन तो देखो, वैसे आप समझ नहीं पाए। चलो अब मैं योगा वाले क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जो योगा थेरेपी में आपके काम आएंगे, मैं आज ही पूछ लेता हूँ, लगे या तो। आप मुझे बताएंगे कि मोटापे से संबंधित टिश्यू का क्या नाम है? मैसेज कीजिए कि कौन सा टिश्यू हम ओबेसिटी के लिए उत्तरदायी है, मैसेज कीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, खुश कर दिया आपने तो आंसर से। मतलब क्लास में ध्यान दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। कौन समझाएगा मुझे इसको? माइक खोल के बताओ कोई भी। एनीवन? एडिपोज टिश्यू भैया फैट से ही बनता है, एक तरह से जो हमारी बॉडी में जो फैट की लेयर बनती है ये एडिपोज टिश्यू में जाके डिपॉजिट होती है, इसीलिए जो एक्यूमुलेट होता है फैट हमारी बॉडी में वो इन दी फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू होता है, तो मोटापे से हम इसका संबंध मान सकते हैं, फैट जब इकट्ठा होता है शरीर में। बहुत बढ़िया। अब ये बता दीजिए एडिपोज टिश्यू, मैसेज करेंगे, जो प्रमुख 4 टिश्यू होते हैं हमारे, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर या फिर नर्वस, इनमें से किसके अंतर्गत आएगा? मैसेज करो कि कनेक्टिव में आएगा, इपिथेलियल में आएगा, या नर्वस में आएगा, या मस्कुलर में आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कनेक्टिव इज द राइट आंसर, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आएगा।
ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है, मैं योगा के क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। कौन सा टिश्यू, मैंने स्पेशली बताया था इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाई बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पेशली है एक चीज कोई। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत बढ़िया। मयंक जी माइक खोल के बताओ। जी सर। बताइए। सर आप कल बताए थे इसलिए याद है सर। अच्छा लगा मुझे, आपने इतने मेरे अच्छे से सुना क्लास में। अब थोड़ा एक्सप्लेन कर दो अच्छे, थोड़ा सा मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैंने कुछ नल वगैरह पाइप का आप एग्जांपल दिया था, याद है? बताओ। जी जी सर, आपने एग्जांपल दिया था, इसमें लिखा था येलो इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है जो फैलता है। तो जो नसें होती हैं तो उनमें ऐसी दवाइयां दी जाती है बीपी की, जिससे वो सिकुड़ उड़ जाती हैं या फिर फैल जाती हैं। तो इसलिए इसको सर याद था मेरे को, इसलिए बीपी से रिलेटेड है ये। ऐसा वेरी मुझे गुड। समझ में आया था। दो तीन, जैसे कि एडीएच हार्मोन है, कई हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि जो मेडिसिन होती है ना, पहले तो समझो कि बीपी हो क्यों रहा है। मान लो कि ये पेन है, ये हमारी नस है, इसमें से खून जा रहा है। अब ये नस बड़ी हो गई है, ये पेन मोटा हो गया है, तो अब इसके अंदर का फ्लो क्या होगा? क्योंकि बढ़ जगह जाए। बहुत पाइप है, आराम से जाएगा, तो बीपी कम हो जाएगा। अब ये पाइप छोटी हो गई है, पतली हो गई है, तो जगह कम है, तो प्रेशर से जाएगा, तो मतलब बीपी बढ़ जाएगा। जी सर, समझ गया सर इसको। ठीक है, ये टिश्यू होता है, ये टिश्यू कभी खुल जाता है और कभी कम हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारी जो नर्व है वो पतली या मोटी हो जाती है, और उसकी वजह से बीपी पे इफेक्ट पड़ता है। कंसेप्ट अपने क्लियर रखो, सभी अच्छे योगा टीचर बनने वाले हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। कार्टिलेज क्या होता है? मैसेज करो। कौन माइक खोल के बता सकता है कि कार्टिलेज क्या चीज होती है? सर कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट पार्ट होता है, बोन जैसे। हमारे नाक का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। नाक का जो शुरू का एरिया होता है वो कार्टिलेज कहलाता है, और जो पीछे का एरिया होता है वो बोन कहलाता है। कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं बोन से कंपैरिजन में। चलो मीनाक्षी जी, मैं आपसे एडवांस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। क्यों सर? मतलब क्वेश्चन सही इसमें ये बताया कि कार्टिलेज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो जॉइंट के मोशन को कंट्रोल करते हैं और कोटिंग करते हैं बोन की, मतलब कि बोन की कोटिंग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, बोन के अगेंस्ट जो इम्पैक्ट होते हैं उनके लिए भी हेल्प करते हैं। और ये रिजिड नहीं होते हैं बोन बोन की तरह, और फ्लेक्सिबल स्टिफर भी नहीं होते हैं, और लेस देन फ्लेक्सिबल होते हैं मसल टिश्यू के। मतलब मसल टिश्यू और बोन के बीच का पार्ट कार्टिलेज हम कह सकते हैं। ना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना ही ज्यादा स्टिफ होता है। बहुत बढ़िया, आप लोग नोट कर लो। मैं एक अच्छा पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है ना, एक तो होता है कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, और एक होता है कि इलास्टिक फाइबर। कोलेजन फाइबर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा टाइट हो जाएगा, और कोलेजन फाइबर जितना कम होगा उतना, इलास्टिक फाइबर जितना बढ़ेगा उतना कार्टिलेज लचीला होगा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कार्टिलेज कितने प्रकार का होता है? ये आगे क्वेश्चन आएगा जब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सर कुछ मुझे कुछ मन कर गया पैटर्न मुझे बताने का, इसलिए बता रहा हूं मैं। बताओ। तीन प्रकार के होते हैं। एक हाइलिन होता है, एक फाइब्रस होता है, और एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है। बहुत बढ़िया, सभी ध्यान रख ले। तीन प्रकार के, इससे ज्यादा पेपर में नहीं आएगा हमारे पेपर में, कि तीन प्रकार के कार्टिलेज होते हैं। हाइलिन होता है, फाइब्रो होता है, और इलास्टिक होता है। हाइलिन, फाइब्रो, इलास्टिक। ठीक है, अच्छा। और मैं अपने योगा के क्वेश्चन रुको सोचता हूँ, हमारे योगा में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सा टिश्यू टेंडन के साथ संबंध है? ज्यादा। वेरी गुड प्रेरणा जी। अब थोड़ा और अंदर अंदर और चले जाओ इसके,
कनेक्टिव में तो आगे, कनेक्टिव के अंदर हो रहा है कौन सा? कोशिश करो कोई भी बताने का। अच्छा, टेंडन कनेक्टिव, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, समझाया था मैंने ध्यान से। आपने जहाँ पे येलो आया था, येलो से ऊपर आया था व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, याद आया? कनेक्टिव में जब पढ़ाया गया था व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। अच्छा, एक मैंने डेफिनेशन भी बताई थी टेंडन की, किसी को याद है टेंडन की डेफिनेशन क्या है? ये सर हिंदी में याद है, मतलब वो ये बताया था आपने कि बीच से मोटी होती है और दोनों सिरों पे बहुत पतली होती है। इसका एग्जाम्पल भी है हमारे बोन का, जैसे फिबुला का है, जो साइड साइड में पतली होती है और बीच में मोटी होती है। अच्छा, एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट सुना आप लोगों ने? लिगामेंट में पहले मैसेज करेंगे, लिगामेंट में और टेंडन में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है? जो मैसेज करो फिर मैं बताऊंगा। प्रेरणा जी माइक खोल रही है, बताइए प्रेरणा जी। डॉक्टर कपिल जी बता रहे हैं, चलो डॉक्टर कपिल जी बताओ, टेंडन में और लिगामेंट में अंतर क्या होता है, ये बताओ। बाकी मैसेज करो, हाँ बताइए। सर लिगामेंट हमारे बोन को, जॉइंट को कनेक्ट करता है। जैसे हमारा नी का लिगामेंट हुआ, एसीएल और पीसीएल, वो कनेक्ट करता है, मतलब कि टीबिया को कनेक्ट करेगा अपर बोन से। ठीक है, और टेंडन का एग्जांपल? टेंडन तो सर एक तरह से ये हुआ कि वो एक तरह से बोन की लेयर पे कवर करता है, जो एक साइड से, मतलब दोनों साइड से मोटापा रहता है और बीच से पतला स्त्री चल जाती है उसकी, वो टेंडन हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक सामान्य रूप से आप इस तरीके से याद करो, जो बोन को बोन से जोड़े, जैसे अभी कपिल जी ने बताया कि घुटने की नीचे वाली हड्डी से ऊपर वाले को जोड़ा जा रहा है, वो लिगामेंट है, बोन को बोन से जोड़ रहा है। लेकिन जो बोन को मसल के साथ जोड़े, बोन को मसल के साथ जोड़े, उसको टेंडन कहते हैं। अच्छा, बोन की कितनी सेल्स होती हैं? मैसेज कीजिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कई 2 बोलते हैं, कोई 3 बोलता है, कई जगह 4 भी आती हैं। जिनको नाम याद हो मैसेज कीजिए कि बोन की सेल्स कौन सी होती हैं। मैंने क्लास में बताया था, मुझे पूरा याद है। हाँ, जल्दबाजी में बताया था, ये भी है थोड़ा सा। कोई भी क्लास में मैसेज तो करो कम से कम, मुझे भी तो पता चले कितना याद है आपको। बोन की सेल्स 2 तो बता दो कम से कम, 2 3। ऑस्टियोब्लास्ट 2 तो और सिंपल है सर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। तो 4 तरह की वेरी गुड, होती है भैया। वेरी गुड नीरज जी। आंसर 2 भी सही है, 4 भी सही है, मुझे पता है कि हाँ। नीरज जी बताओ 4 कौन सी? जी 4 कौन सी बताओ? भैया ये 2 तो मैंने चीज़ नहीं बताई अभी। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टोलैट्स ऑस्टोसाइट से होती है, और एक ऑस्टो प्रोगेनेटर होती है। वेरी गुड। अब इसमें आप ये बता दो कि कौन सी सेल हड्डी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये भैया ये तो नहीं पता। ऑस्टियोब्लास्ट। चलो कल आए, अभी ये टॉपिक आया नहीं है। ऑस्टियो, वेरी गुड, नेमीचंद जी ने टाइप किया मैसेज में, बहुत बढ़िया। ऑस्टियोब्लास्ट, हमें चोट लग गई, हड्डी टूट गई, अब अंदर से हड्डी जुड़ेगी, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल होती है वो वर्क करती है, तब वो हड्डी जुड़ेगी। अच्छा, कोई हड्डी ज्यादा एक्स्ट्रा आ गई है, उसको कम करना है, हड्डी को कम करना है, तो कौन सी सेल है वो? नाम लिखो। ऑस्टियोक्लास्ट। वेरी गुड, क्लास्ट। क्लास्ट कम करेगी, क्रेस। ब्लास्ट मतलब कि बिल्ड करेगी, बनाएगी। इस तरीके से आप याद करो, बी से बिल्ड करेगी और सी से क्रेस करेगी। और योगा के क्वेश्चन ढूंढता हूँ, रुक जाओ। मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को योगा के क्वेश्चन में? सर ऑस्टियोसाइट्स क्या करेगी फिर? मेंटेन,
मेंटेन करेगी वो। क्वेश्चंस, हाँ मेरे क्वेश्चन रह गए हैं यहाँ के, आप मुझे बताएंगे। नर्वस तो कराया नहीं मैंने आपको। चलो हो गया सिलेबस, अब अपने डाउट्स ले लीजिए, बाकी मैं कल कराऊंगा आपको। किसी का कोई डाउट हो सेल टिश्यू के अंदर, क्योंकि बेसिक है ये, अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तो आगे कुछ समझ नहीं आने वाला आपको। अभी भैया अपने डाउट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो दो साइकिल है ना, वो बता दो एक बार दोबारा से। अच्छा, एक तो होता है श्वसन अभिगमन तंत्र, ईटीएस बोलते हैं उसको, श्वसन अभिगमन तंत्र। एक होता है क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। श्वसन अभिगमन तंत्र का मतलब होता है कि बोलते हैं ना कि सेल की रिस्पिरेशन के लिए कौन उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सेल की श्वसन के लिए कौन उत्तरदायी है, सेल सांस क्यों लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स ब्रीदिंग। और दूसरा क्रेब साइक्लिंग, वो बताया था ना मैंने, लैक्टिक एसिड वाला है। लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो नहीं, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, फिर वो एटीपी एनर्जी में चेंज हो जाएगा, जिससे बॉडी का दर्द अपने आप कम होएगा। तभी तो प्राणायाम करने चाहिए ताकि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। समझ आया? जी भैया ठीक है। कोई और डाउट किसी का? सर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो सर। एक एक करके, हाँ बताओ मनोज जी। सर मुझे एनाटॉमी सर बहुत ही कम समझ आ रही है, मैं क्या करूं सर? कम समझ आ रही है, रीजन ये बताओ। जो मैंने पढ़ाया आपने अपने आप पीछे पढ़ा उस चीज को?